हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन 2022 के एग्जाम पेपर का, यूजीसी नेट जो अक्टूबर में हुआ था। पार्ट 3 है इसका और पार्ट 2 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एग्जाम्स डेट काफी नजदीक है, तो अभी पार्ट 3, पार्ट 4 और 5th भी बहुत जल्दी आ जाएगा ना। मुझे पता है कि एग्जाम की तैयारी आप बहुत काफी जोरों शोरों से कर रहे हो, तो इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पे चलते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 41 टू 60, है ना। और इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। हम लोग ये सोचेंगे कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ डायरेक्ट आए हुए हैं उनसे भी, ठीक है, रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वहां भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूजीसी कहाँ से पूछेगा, है ना। पूछेगा तो वहीं वहीं से बार बार पूछता है, रिलेटेड पूछता है, डायरेक्ट पूछता है। तो ये बात अभी फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मान के चलो 20 to 25 क्वेश्चन रिपीटेड आपको मिलेंगे। रिपीटेड मिलेंगे कितने? 20 to 25। आप 2014 से लेके 22 तक के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, है ना। अब तक के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें ओवरऑल तैयारी कर लीजिए। 25 क्वेश्चन तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा ना। उसके बाद जो पैटर्न रहता है यूजीसी का, अब मान के चलो, है ना, 50 क्वेश्चन तो आपके अप्रोच में होंगे, लेकिन हाँ 20 to 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम, मतलब थोड़ा टिपिकल वाले में आते ही आते हैं। 20 to 25 क्वेश्चन टिपिकल रेंज में आएंगे ही आएंगे, जहां आपको बहुत तुक्का भी मारना पड़ सकता है ना। चलिए आगे चलते हैं। और उसके बाद 50 क्वेश्चंस तो आपके रेंज में रहेंगे ही रहेंगे, मतलब चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली बना लोगे, है ना। जो आपसे हमेशा होता ही यही है, जो चाहे टॉपर भी लगा लो ना, उससे भी 20 to 25 क्वेश्चंस नहीं बनते जहां उसको तुक्के लगाने की जरूरत पड़ जाती है ना। तो सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको एनालिटिकल थिंकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि यूजीसी है भाई साहब, नेशनल लेवल की एग्जाम कंडक्ट कर रही है, तो थोड़ा सा डिटेल में तो जाता ही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिए, 41 देख लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 41 है और क्वेश्चन आईडी भी दी हुई है, और क्वेश्चन आईडी ये वेरी कर सकता है सेट टू सेट, है ना। क्वेश्चन क्या है? अ सेंट्रल बैंक पॉलिसी ऑफ ऑल्टरिंग डोमेस्टिक क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय इट नेक्स्ट इन एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ द वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। दो बातों को समझना, एक तो डोमेस्टिक क्रेडिट एक्सटेंडेड और दूसरा है आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तीसरी बात ये समझना कि कौन सा डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, बस आपका क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज। अब देखो, ये बोल रहा है जैसे ही क्रेडिट का एक्सपेंशन होगा, मतलब जब मान लो कि अगर आरबीआई क्या करता है ना, आरबीआई क्या करता है, चाहे हमारी करेंसी, हमारे एफडीआई का इनफ्लो ज्यादा हो रहा है, एफडीआई है, चाहे कैपिटल का इनफ्लो है या कैपिटल का आउटफ्लो है ना, हमारी जो करेंसी या तो डेप्रिशिएट होगी या फिर एप्रिशिएट होगी, चाहे इनफ्लो हो कैपिटल का ज्यादा, चाहे फिर आउटफ्लो हो, है ना। डोमेस्टिक करेंसी पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, डोमेस्टिक मनी सप्लाई में इफेक्ट आएगा ही आएगा। आरबीआई क्या करता है, ये जो मनी सप्लाई अप एंड डाउन है ना, इसको स्टेबलाइज करता है ना, स्टेबल करता है। तो ये बोल रहा है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डोमेस्टिक क्रेडिट एक्सटेंडेड, मतलब अगर मनी सप्लाई ज्यादा, क्रेडिट एक्सपेंशन हुआ मार्केट में, है ना, मनी सप्लाई बढ़ा, तो मनी सप्लाई बढ़ने से आपका रिजर्व क्या होना चाहिए? रिजर्व होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन, रिजर्व कम होना चाहिए, और वही मनी एक्सपेंशन, मनी सप्लाई का एक्सपेंशन होना चाहिए, ये बोल रहा है ना। तो ये वाला केस देखो, असल में होता क्या है, जब भी मनी का इनफ्लो या फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होता है या फिर मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ता है बेसिकली, है ना, होता क्या है, इनकम बढ़नी शुरू हो जाती है। अब इनकम से एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है ना। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो हम लोग ज्यादा कंजप्शन करेंगे फॉरेन गुड्स का भी, है ना। बीओपी क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट या सरप्लस, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स कम और इंपोर्ट्स ज्यादा हो जाएंगे ड्यू टू एक्सेस डिमांड, है ना। एक्सेस डिमांड है, हमारी इनकम ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, यहाँ इन्फ्लेशन आएगा और हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट से। अब क्या होगा? अब आरबीआई को तो इक्वलाइज करना है ना, आरबीआई को ये करना है, एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट। अब आरबीआई क्या करेगा? सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, 80 करोड़ का अर्निंग हुआ एक्सपोर्ट्स, 80 करोड़, और वहीं 100 करोड़ का हो गया इंपोर्ट, ये 20 करोड़ का डेफिसिट हो गया इकोनॉमी में। अब आरबीआई को क्या करना है? इस डेफिसिट को कंप्लीट करना है, मतलब उसको इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है। तो वो क्या करेगा? एक्सपोर्ट वैल्यू में 20 प्लस करेगा, अपने जो रिजर्व है ना उसके, अपने रिजर्व को कम करके रिजर्व में से 20 करोड़ माइनस करेगा और यहां ऐड कर देगा, है ना। अब यहां हो गया 100 और ये भी हो गया 100, है ना। इंपोर्ट इंपोर्ट इक्वल टू एक्सपोर्ट, इकोनॉमी होगी इक्विलिब्रियम में। तो ये क्या कह रहा है कि सो दैट मॉनेटरी बेस रिमेन अनचेंज, और जो इंडिया का मनी सप्लाई जो मॉनेटरी बेस्ड है ना, जिसको हम हाई पावर मनी बोलते हैं,
है ना, वो क्या रहे, अनचेंज। यहाँ मनी सप्लाई में या मॉनेटरी बेस में चेंज नहीं आना चाहिए। तो ये वाला जो प्रोसेस है पूरा, इसको हम बोलते हैं करेंसी स्टेरिलाइजेशन, है ना। स्टेरिलाइजेशन मतलब अधिरक्षण। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी करेंसी का या मनी सप्लाई का अधिरक्षण, मतलब उसको सेव कर रहे हैं, जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं मनी सप्लाई में, या फिर जो फॉरेन, चाहे वो इनफ्लो है चाहे आउटफ्लो है कैपिटल का, उससे हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई का एक्सपेंशन या कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है ना। दूसरे ये जो राइट आंसर है यहाँ पे, दैट इज स्टेरिलाइजेशन। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आपको यहां से आ सकता है, स्टेबलाइजेशन क्या है। स्टेबलाइजेशन दूसरी चीज है। स्टेबलाइजेशन में चाहे वो फिजिकल पॉलिसी हो चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो, इकोनॉमी को स्टेबल करती है ना। स्टेबल मतलब, अब यहाँ पे बेसिकली फिजिकल पॉलिसी भी आ जाती है। फिजिकल पॉलिसी कहने का मतलब है टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, है ना। इकोनॉमी को क्या करना है, स्टेबल करना है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल चले जाते हैं, थ्योरेटिकल आपको यहाँ भी क्लियर हो जाएगा। स्टेरिलाइजेशन इज द एक्शन टेकन बाय कंट्री सेंट्रल बैंक, ठीक है। आरबीआई एक्शन ले रही है काउंटर टू इफेक्ट ऑफ, अब मनी सप्लाई में जो उतार चढ़ाव हुआ है ना, क्या कर रहा है, जो भी मनी सप्लाई में चेंज हो रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ताकि मनी सप्लाई किसकी वजह से, चाहे वो बीओपी डेफिसिट है या बीओपी सरप्लस है, उसकी वजह से इकोनॉमी हिट होगी ही होगी, चाहे मनी सप्लाई बढ़े चाहे कम है। लेकिन आरबीआई को क्या करना है, उसको, है ना, मैनेज कर देना है वहीं पे, ताकि हमारी जो मनी मॉनेटरी बेस्ड है वो अनचेंज रहे। सो दिस इन्वॉल्व ओपन मार्केट ऑपरेशन, आपने नाम सुना होगा, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना। आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ से सेल और परचेज कर देती है। और जब इन्फ्लेशन है यहाँ पे तो सेल कर देगी, तो सेल करेगा, यहाँ जो फ्लोटेड मनी है ना, जो ज्यादा फ्लॉट कर रहा है मनी, वो बाहर चला जाएगा। और जब यहाँ पे डिप्रेशन है या फिर जो कॉन्ट्रेक्शनरी फेज है, तो उस फेज में क्या करेगा, है ना, परचेज कर देगा। तो ये सेल एंड परचेज ओपन मार्केट ऑपरेशन बेसिकली इसमें आप देख सकते हो, है ना। स्टेबलाइजेशन पॉलिसी दूसरी चीज है, दैट इज एनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट और इट्स सेंट्रल बैंक, दैट इज एम टू मेंटेनिंग हेल्दी लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मिनिमम प्राइस। मतलब ये इसका टारगेट ही है, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, है ना। मेन काम फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का ये है कि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, है ना। प्राइस भी मिनिमम प्राइस रहे, मतलब स्टेबल रहे इकोनॉमी, ग्रोथ होती रहे, लेकिन हाँ ज्यादा प्राइस में उतार चढ़ाव ना हो। चलिए, तो ये है स्टेबलाइजेशन। एक है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ जाता है, और मनी सप्लाई बढ़ने का कारण भी यही रहता है कि आरबीआई रेपो रेट में कमी कर देती है, जिसके कारण मॉनेटरी और मनी सप्लाई बढ़ जाता है। दूसरा होता है एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, है ना। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देती है, टैक्सेस को कम कर देती है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। हाँ जी, गवर्नमेंट की स्कीम्स पूछी हुई है। भैया गवर्नमेंट की स्कीम्स आएंगी ही आएंगी, एक क्वेश्चन तो यहां से बनेगा ही बनेगा। फटाफट से देख लेते हैं क्या स्कीम्स हैं। बिल्कुल, ये देखो, प्रधानमंत्री जनधन योजना, पहले हमने पिछले जो पार्ट थे उसमें भी डिस्कस किया था ये क्वेश्चन, इसके फीचर्स पूछ लिए गए थे, है ना। और उसके बाद अटल पेंशन योजना पहले ही पूछ चुका है। उज्ज्वला योजना किससे रिलेटेड है, पहले ही पूछा जा चुका है। तो सिंपली हम लोग डेट से डेट मैच कर लेते हैं, हमें ये अभी भी ये मैटर नहीं है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, क्या सीखना है हमें ना। तो ये जो स्कीम्स हैं, इनमें से दोबारा कोई रिपीट ना हो जाए, इसलिए डेट्स याद रख लीजिए। सबसे पहले तो डेट याद रखिए जनधन योजना की, और इसके फीचर्स भी कर लीजिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन यहां भी आया है वहां भी आया है ना। सो 28 अगस्त 2014 को ये लॉन्च हुई थी। फिर से चलते हैं दोबारा, प्रधानमंत्री जन आयुष योजना, है ना, 1 जुलाई 2015। फिर देखो, अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि उज्ज्वला स्कीम रिलेटेड टू व्हाट, किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है, स्पेशली एलपीजी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, टू वुमेन फ्रॉम बीपीएल, ओनली टू बीपीएल, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो फैमिलीज हैं उनको। शुरू कहां से हुआ था ये भी देख लीजिए, मई 16 में शुरू हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है ना, जो हरियाणा से स्टार्ट हुआ था, है ना, हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से हुआ था ये भी पूछा गया है। चलिए, तो ये भी ना पूछ ले कि ये उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ जी, क्या डेट है ये, 2 मई 2016, है ना, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना, और इसके साथ ही जो इसकी और भी बीमा योजना थी ना, इसके साथ साथ वो भी कर लेना, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 2-3 पॉलिसीज एक साथ आई थी ये। अटल पेंशन योजना, ठीक है, 9 मई
2015। अब ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक ही, ठीक है, ईयर के दो क्वेश्चन आ गए। हालांकि ईयर भी देखो एक एक महीने का ही फर्क है, ज्यादा नहीं, मई का है एक जुलाई का है ना, जुलाई और मई। सो आगे देखो, अटल पेंशन योजना ये हो गया, आयुष्मान भारत योजना ये सबसे लेटेस्ट है, आयुष्मान भारत योजना अप्रैल 2018, अप्रैल 2018। क्रोनोलॉजी सेट करते हैं, सबसे पहले तो हमारी यही आएगी, है ना, ये वाली जो जनधन योजना है, तो डी तो आ गया सबसे पहले। सो जनधन योजना डी, तो डी ये तो हो नहीं सकता, है ना। अब उसके बाद देखते हैं, सबसे पहले आई उसके बाद मई, अटल पेंशन योजना मई, देन हो गया सी, एंड देन उसके बाद ए, है ना, डी सी ए, तो ये हमारा करेक्ट हो गया, आगे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए तो ये देख लीजिएगा, हाँ माइंड में याद रख लीजिए कि पॉलिसी कौन सी कब आई थी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ थोड़ा सा ना इससे रिलेटेड भी और भी जो क्वेश्चंस बनेंगे वो भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, है ना। अब या तो स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पूछेगा या फिर हिग्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पूछेगा, गिफन गुड्स पूछेगा ही पूछेगा, गिफन गुड्स, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, है ना, इनकम इफेक्ट कब ज्यादा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कब ज्यादा है, ये पूछेगा भी पूछेगा। हालांकि हम लोग इस सेशन में फिर आगे भी डिस्कस करेंगे इंफीरियर गुड्स, गिफन गुड्स का मामला। चलिए, अजम्पशंस रिगार्डिंग ऑर्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, विच कैन नॉट बी असाइन एज अ इन क्वांटिटेटिव मैनर। हम लोग 1 2 3 4 मेजर नहीं कर सकते, हम लोग रैंक दे सकते हैं, गुड है, बैड है, ऑनेस्ट है, ये बोल सकते हैं, अच्छा है, बुरा है, ठीक है। कंज्यूमर्स आर कंसिस्टेंट इन देयर प्रेफरेंस। अब ऑर्डिनल में क्या होता है, आपने देखा होगा, कंज्यूमर जो है ना वो कंसिस्टेंट रहता है। सपोज करो ये ए पॉइंट है एंड ये बी है और ये सी है। कंसिस्टेंट कहने का मतलब, इफ कंज्यूमर चूज ए पॉइंट, ठीक है, ए कॉम्बिनेशन अगर उसने चूज कर लिया, तो उसके लिए जो अदर कॉम्बिनेशन है ना, ये सी और बी, अदर कॉम्बिनेशन उसके लिए इंफीरियर हो गए, है ना, ए हो गया उसके लिए सुपीरियर। अब वो ए पे ही कंसिस्टेंट रहेगा, बिल्कुल अजम्पशन है ये ऑर्डिनल की, है ना, ये करेक्ट है, ए बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें भी ए नहीं है उसको हटा दीजिए, बस 2 ही ऑप्शन आपके पास रह जाएंगे, है ना। आगे आइए, कंज्यूमर्स कैन मेजर टोटल यूटिलिटी रिसीव्ड फ्रॉम एनी गिवन बास्केट ऑफ गुड्स। देखो क्या है, मेजर टोटल यूटिलिटी, इसमें हम लोग ना कार्डिनल नहीं है ये, गिनती हम लोग नहीं कर सकते इसकी, वी कैन नॉट काउंट 1 2 3, तो टोटल यूटिलिटी हम लोग मेजर तो कर ही नहीं सकते, तो बी गलत है। अब जिसमें भी बी है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, है ना, बी इसमें है तो बी तो हमारा करेक्ट है ही नहीं, ठीक, तो हमारा आंसर अब ये आने के चांसेस ज्यादा है ना, है क्या मतलब आएगा ही। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉलो ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी क्या होता है, अगर ए बढ़िया ऑप्शन है बी से और बी बढ़िया ऑप्शन है सी से, देन अल्टीमेटली ए इज गुड ऑप्शन देन सी, इसको बोलते हैं ट्रांसिटिविटी, है ना। तो ये ट्रांसिटिविटी अजम्पशन भी फॉलो करता है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, कंज्यूमर कैन नॉट सैटिएटेड विद रिस्पेक्ट टू गुड्स दे कन्फ्रंट। मतलब ये है कि जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है उससे सेटिस्फाई नहीं है वो, एग्जैक्टली है ना, वो मोर एंड मोर गुड्स चाहता है और ज्यादा, हाँ सेटिस्फाई, तृप्त तो कभी नहीं होता कंज्यूमर, है ना, सेटिस्फाई होकर कभी नहीं बैठता, हाँ उसको मोर एंड मोर गुड्स कंज्यूम करना है, तो ये भी करेक्ट है, दैट इज कंज्यूमर आर नॉन सेचुएटेड। सेचुएटेड का मतलब है तृप्त, फुल्ली सेटिस्फाइड। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स आर इरेशनल, एक आपने अजम्पशन पढ़ी है इकोनॉमिक्स की, कंज्यूमर आर राशनल, कंज्यूमर विवेकशील है, वो सोच समझ के ही अपना खर्चा करता है, तो इरेशनल नहीं है, राशनल है ना। सो ए सी डी, तो ये वाला एलिमिनेशन मेथड आप तब यूज करना जब आपको एक या दो ऑप्शन अच्छे से आता है ना, बाकी ऑप्शन अगर लाइट भी है, नहीं भी आते, तब भी आपका आंसर बच जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये वाली थ्योरी है ना, ऑर्डिनल यूटिलिटी, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। आ जाता है कई बार कि किसने क्वेश्चन ये पूछा गया है, हालांकि पीजीटी में ही पूछा गया बहुत बार, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी गिवन बाय होम। चलिए, तो ट्रांसिटिविटी मतलब ये वही है, ए अगर सुपीरियर है तो बाकी ऑप्शन इंफीरियर हो जाएंगे, और ट्रांसिटिविटी, ठीक, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए, ये सारी अजम्पशंस हैं, एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब मान के ये चलिए, अगर वो ऑर्डिनल पूछ चुका है इस बार, तो नेक्स्ट टाइम ऑर्डिनल एज इट इज नहीं पूछेगा, है ना। अब कहां से पूछेगा, सैमुअल्सन का रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में से, वीक एक्सोएम्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक्सोम्स, वो पूछ सकता है, या फिर पूछ लेगा हिक्स, ठीक है, और हिक्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और गुड्स में तो पूछेगा ही पूछेगा, इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स, गिवन गुड्स, है ना। तो इसको डायग्रामेटिक भी समझ सकते हो
और उसको अपने माइंड में हाइपोथेटिकल स्टडी बना के भी समझ सकते हो। डायग्रामेटिक में बहुत टाइम लगता है, तो अपने माइंड में ही पिक्चर क्लियर कर लो, सारे क्वेश्चन निकल आएंगे। चलिए आगे हम लोग वो भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडर्न इंडियन इकोनॉमिक थिंकर हैड नॉट गॉन अब्रॉड फॉर स्टडी और वर्क और स्टडी के लिए बाहर नहीं गए जो। हालांकि ये क्वेश्चन ना आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन फिर भी आप देखो, फिर भी पूछ लिया ये क्वेश्चन। अब ये तो हमें पता है महात्मा गांधी, ठीक है, ये स्टडी के लिए गए थे लंदन भी, और स्टडी के लिए गए थे कहाँ, साउथ अफ्रीका भी। और अंबेडकर भी है ना बाहर से स्टडी करके आए थे। और अब कहानी फंसती है राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय में, है ना। अब यहाँ पे आपको 50-50 यूज करना पड़ेगा। हालांकि दो तो क्लियर कट है, वो बाहर से स्टडी करके आए हैं। आगे देखते हैं। ठीक, तो महात्मा गांधी जी, ठीक है, स्टडी करके आए कहाँ से, लंदन से, हालांकि वो साउथ अफ्रीका भी गए। अंबेडकर जी स्टडी कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हालांकि इनकी जो इकोनॉमिक्स में पीएचडी थी, है ना, ही रिसीव्ड पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, देन वेंट टू इंग्लैंड, तो बाहर से ही, अब्रॉड से ही है। राम मनोहर लोहिया जी का अगेन, ये जिन्होंने जर्मनी से पढ़ाई की, बर्लिन जर्मनी से, है ना, जहाँ का हिटलर था। दीनदयाल उपाध्याय अब ऐसे हैं जो अब्रॉड नहीं गए पढ़ाई के लिए, है ना, इनकी पढ़ाई आगरा यूपी में हुई, बाकी इंडिया में ही हुई। एंड स्पेशली इन्होंने डिग्री किया इंग्लिश लिटरेचर में, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाए अकॉर्डिंग टू गूगल सर्च, है ना, हमारे उसको कोई और सोचता ही नहीं गूगल के अलावा। तो दीनदयाल उपाध्याय यहाँ पे करेक्ट है। लेकिन यार ये क्वेश्चन यूजीसी ना इलॉजिकल क्वेश्चन है यार। कोई स्टूडेंट बेसिकली अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है तो वो क्यों देखेगा कि कौन अब्रॉड पढ़ा हुआ है कौन नहीं पढ़ा हुआ। तो अब क्वेश्चन डाल दिया है, लेकिन चलो आगे देखते हैं। तो ये वाले जो सिलेबस को कवर कर रहे हैं ना जितने बच्चे, उनके लिए यार इनजस्टिस है ये, अगर कोई इलॉजिकल क्वेश्चन आ जाता है। अगर क्वेश्चन एक इलॉजिकल क्वेश्चन क्या है हमारा, है ना, अभी इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीएनआई मतलब ग्रॉस नेशनल, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, इनकम है, उसकी ग्रोथ रेट क्या थी, है ना, ईयर वाइज। अब उसको कौन याद रखता है यार, इस जीडीपी का ही पूछ लो, है ना, उसको तो बेशक कुछ याद भी रख लेगा। चलिए, और ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग रेट किस ईयर में मैक्सिमम थी, 2004 में, 2005 में, 7 में, 10, 11 ईयर, इतना डिटेल में कौन जाएगा, है ना, एग्जामिनर को ही पता है। लेकिन हाँ, एग्जामिनर को क्वेश्चन दिखा एज इट इज, उसने छाप दिया। चलिए नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी द स्क्वायर रूट फॉर्मूला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एज इट इज, ये कॉपी पेस्ट कर दिया क्वेश्चन, है ना। अब ये बात ध्यान में रखिएगा, जो बॉमल का अप्रोच है ना, बॉमल का अप्रोच ये आ सकता है आपका, बॉमल और टॉपिन, इन्होंने ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी को, ठीक है, अपनी थ्योरी में यूज किया। हाँ, ये आ सकता है कि केन्ज के जो क्रिटिसाइजर थे बॉमल और टॉबिन, उन्होंने कौन से डिमांड ऑफ मनी को यूज किया, है ना, कौन सा किया, ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी। हालांकि बॉमल का ही नाम आता है मेनली यहाँ पे, स्क्वायर रूट फॉर्मूला जिसने दिया था, है ना। स्क्वायर रूट फॉर्मूला भी आपने देखा होगा, ये वाला स्क्वायर रूट फॉर्मूला। चलिए, हालांकि इसमें से कुछ ज्यादा नहीं आता, बस यही पूछा गया पहले, स्क्वायर रूट फॉर्मूला किसका है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन 46, इन विच ईयर ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग रेट वाज हायर। कितना इलॉजिकल क्वेश्चन है कि ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग रेट हाईएस्ट कह रहा है, ईयर देखो, या तो ईयर दे दो 1920, 21, 22, 23 या 22, 23, भैया कुछ तो दो। लेकिन ये ईयर क्या पूछे हुए, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 17। अब यहाँ पे तुक्का नहीं मारेगा बंदा तो क्या करेगा, है ना। फिर हमने अपने गूगल सर्च किया, तो गूगल सर्च में भी बहुत सर्च करने के बाद कुछ डाटा हमें मिला। वो डाटा कहाँ से लिया हुआ था, डाटा एक ना ग्राफ था, एक पब्लिकेशन थी कोई, ये पब्लिकेशन का एक ग्राफ बना हुआ था, उस ग्राफ से ही सारा डाटा लिया हुआ था, सारा एज इट इज उस ग्राफ से ही डाटा लिया हुआ था। तो इसमें 4, 5 का 31.2, है ना, 34.4 हाईएस्ट रहा जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग, 34.4%, है ना, 7, 8 में। तो ये वाला ऑप्शन, है ना, बाकी में थोड़ा थोड़ा कम है। हालांकि थोड़ा डिफरेंस भी देखो कितना है, 30, 32, 34, 31। अब इसमें रेयरेस्ट कोई होगा जो इसको पढ़ के क्या होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है, अब ये स्टेटमेंट बेस्ड है, हाँ ये ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपकी लॉजिकल थिंकिंग यूज करनी पड़ेगी, हाँ ये ठीक है। एसेंशियल रीजनिंग दे दो, स्टूडेंट पढ़ के गया है वो कर लेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 कह रहा है टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इंक्रीज डिमांड फॉर स्टेपल्स
स्टेपल्स क्या होते हैं ना, स्टेपल्स फूड जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, जैसे हम व्हीट, राइस, है ना, ये फ्रूट्स वगैरह यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में, वो अब कह रहा है कि टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इंक्रीज डिमांड ड्यूरिंग द कोविड-19 और स्टेपल फूड। स्टेपल फूड्स की डिमांड ना एकदम से बढ़ गई थी क्योंकि प्रोडक्शन हो नहीं रहा था कोविड-19 में, है ना, कंजप्शन ही हो रहा था, सब लोग घर बैठे खा रहे थे और कंजप्शन हो नहीं रहा था, लेकिन कंजप्शन हो रहा था लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। कंटिन्यूअस डिमांड बढ़ रहा था स्टेपल्स फूड के लिए, तो इंडिया क्या कर रहा था, उनका एक्सपोर्ट कर रहा था क्योंकि इंडिया के पास स्टोरेज था, है ना, काफी। सो इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स कंटिन्यू टू डू वेल इन 2021-22। कह रहा है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना, जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स है, वो काफी अच्छा खासा 2021-22 में अच्छा खासा चलता रहा, डू वेल इन 2021-22। और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को सेल लगातार कर रहा है। हालांकि आपने कोविड-19 में देखा होगा, है ना, -23.9 उस क्वार्टर में जीडीपी आ गई थी, लेकिन हाँ एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा था जो पॉजिटिव ग्रो कर रहा था, है ना। तो एग्रीकल्चर उसमें बिल्कुल अच्छा चल रहा था, कोई डाउट नहीं। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है लाइक इन ईयर 2022 2021 2020-21 की तरह ही सेजमेंट लाइक मरीन प्रोडक्ट होते हैं जैसे फिशरीज वगैरह, बफेलो मीट्स, कॉफी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, है ना, दूध वगैरह, कंटिन्यू टू परफॉर्म पुअरली इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। कह रहा है 2020-21 की तरह ही 21-22 में भी जो इन चीजों का प्रोडक्शन एक एक्सपोर्ट था वो भी पुअर रहा, कम रहा। 2020-21 में थोड़ा सा डाउन जाने के बाद फिर एकदम से हमारी इकोनॉमी क्या कर दी, हमारी इकोनॉमी ने रीश, है ना, नेगेटिव आने के बाद फिर से वी शेप रिकवरी करी थी, है ना। 2020 में हल्का थोड़ा सा डाउन जाने के बाद वी शेप रिकवरी करी थी। तो ये जितने ही प्रोडक्ट है ना 2021-22 में एकदम से इनका जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ा, कम नहीं हुआ, है ना। तो ये पूछ रहा है पुअरली परफॉर्म किया 2021-22 में एज कम्पेयर टू 20, तो एज कम्पेयर टू बढ़िया ही किया होगा। अब हाइपोथेटिकल मतलब एक मनगढ़ंत कहानी लगा के खुद ही सोच लो, 2020 में अगर पुअर किया, है ना, तो 2021-22 में अच्छा ही किया होगा क्योंकि वी शेप रिकवरी मिली इंडिया को। ठीक, चलिए, तो ये स्टेटमेंट है ना करेक्ट नहीं है, जो स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा 1 ना, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। हालांकि ओपन एंडेड क्वेश्चन था, अब आपने क्या सोचा ये बात डिपेंड करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, द प्रोविजन ऑफ सोशल गुड्स। सोशल गुड्स का प्रोविजन, सोशल गुड्स होता है सबके लिए, है ना, सबकी वेलफेयर के लिए, सभी के लिए गुड्स, और प्रोसेस बाय विच टोटल रिसोर्सेज यूज इज डिवाइडेड बिटवीन। अब जो इकोनॉमी का टोटल रिसोर्स है उसको डिवाइड कर दिया प्राइवेट एंड सोशल गुड्स में, है ना। प्राइवेट गुड्स इसमें प्रॉपर्टी राइट्स है, सोशल गुड्स थोड़ा सा सबको मिला हुआ है समाज में, है ना। एंड बाय विच मिक्स ऑफ सोशल गुड्स चूजन नोन एज। अब उसमें हमने चूज करना है प्राइवेट प्लस सोशल मिक्स, है ना, प्राइवेट भी हो थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत मिक्स भी हो। तो ये वाली स्ट्रेटजी कौन सी स्ट्रेटजी होगी, फटाफट से ऑप्शन को देखिए, है ना। मैं तब तक ये जो लैपटॉप की वायर है ना, वायर को लगा देता हूँ। करेक्ट, यस। तो स्पेशल क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है डिस्ट्रीब्यूशन। अब भी यहाँ पे ना जो हमारा बजट होता है, बजट के ना 3 फंक्शंस होते हैं, 3 फंक्शंस, एक अलोकेशन फंक्शन, एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और एक स्टेबलाइजेशन फंक्शन, है ना। अब ये तीनों फंक्शनों का अब मतलब समझोगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अलोकेशन फंक्शन। अलोकेशन फंक्शन होता है कि हम लोग सोसाइटी में, है ना, गुड्स का कैसे अलोकेट कर रहे हैं, अलोकेट किसको, ठीक है, सोशल गुड्स कितने अलोकेट कर रहे हैं और प्राइवेट गुड्स कितने अलोकेट कर रहे हैं, वो अलोकेशन है। तो जो राइट आंसर यहाँ अलोकेशन है। अब दूसरा देखिए, किसी की तरह ही दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे रिसोर्स है, जैसे इनकम है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन रिचर सेक्शन में, ये भी बजट का एक मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रिचर सेक्शन और पुअरर सेक्शन, ये आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तीसरा आता है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। स्टेबलाइजेशन फंक्शन में गवर्नमेंट कोशिश करता है कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जाए, है ना, इकोनॉमी को जो शॉक्स हैं या स्टूमुलेंट्स हैं, है ना। स्टूमुलेंट्स क्या होता है इकोनॉमी, आपने लेविनस्टाइन की थ्योरी पढ़ी होगी, स्टूमुलेंट तो ऊपर लेके जाते हैं, शॉक से नीचे लेके आते हैं, बल्कि गवर्नमेंट को क्या करना है, इकोनॉमी को स्टेबल करना है ना। सो स्टेबलाइजेशन फंक्शन स्टेबल करना, ये 3 फंक्शन मेन है। चलिए,
तो राइट आंसर यहाँ है अलोकेशन फंक्शन। फिर से इसको देख लेते हैं, डिटेल में कर लेते हैं एक बार। चलिए, अलोकेशन फंक्शन जो बजट का है वो है प्रोविजंस फॉर सोशल गुड्स और द प्रोसेस बाय विच टोटल रिसोर्स यूज डिवाइडेड बिटवीन, टोटल रिसोर्स को दो भागों में बांट दिया, एक तो प्राइवेट और एक सोशल। एज इट इज, यहां से मीनिंग एज इट इज ली हुई है। सो दिस प्रोविजंस मे बी टर्म्ड एज अलोकेशन फंक्शन। फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखो। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में टोटल आउटपुट, इनकम, वेल्थ, ठीक है, हमने इनकम लिया था, अब इसमें वेल्थ या फिर आउटपुट जो भी लो, ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इंडिविजुअल्स, ठीक है, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है ना, या फिर प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन, दैट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर वगैरह में। चलिए, तीसरा आता है स्टेबलाइजेशन फंक्शंस। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट में या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इक्विटेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब चीज है ना, वन ऑफ द मेन गोल ऑफ गवर्नमेंट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इकोनॉमी स्टेबल रहे। तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी भी यूज हो सकती है आरबीआई की, और फिस्कल पॉलिसी भी हो सकती है गवर्नमेंट की। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन दिया गया है नेट माइग्रेशन इज इक्वल टू। अब आप लोग जब नेट पढ़ते हो ना, नेट नेट कॉन्सेप्ट है ना, आप लोग नेट डोमेस्टिक इनकम भी पढ़ते हो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी पढ़ते हो, तो इसमें कैसे हम निकालते हैं ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, है ना, तो ये भी वही है। अब इसमें भी ये क्वेश्चन आपका ये है दैट इज माइग्रेशन। तो नेट माइग्रेशन का मतलब जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं, है ना, उसमें से माइनस कर दो जितने लोग यहाँ से जा रहे हैं, है ना, मतलब जो भी डिफरेंस है जो बीच में। और स्पेशल इसमें जो जोड़ा जाता है, इसमें सभी इंडिविजुअल आ जाता है, चाहे वो सिटीजन है चाहे वो नॉन सिटीजन है ना, कितने बाहर जा रहे हैं या कितने बाहर से आ रहे हैं, उसका डिफरेंस जो है वो क्या है, नेट माइग्रेशन। अब एक बात ध्यान में रखना, इसमें टोटल सिटीजन और नॉन सिटीजन जो है वो सारे आ गए। अब ऑप्शन में देखो क्या है, इंक्लूड रिफ्यूजीज ओनली। रिफ्यूजी होता है शरणार्थी, है ना, एक जगह कोई फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, तो एक शहर से या फिर वहां पे युद्ध हो गया तो वहां से दूसरी जगह आ जाते हैं रिफ्यूजीज, है ना, उसको छोड़ के, तो सिर्फ वो इंक्लूड नहीं होते। डज नॉट इंक्लूड रिफ्यूजीज एंड अदर लॉफुल, ये भी छोड़ दीजिए। कहानी हमारी बची है इसमें, है ना। अब अगर आपको सिर्फ इतना बताया कि देखो, ये तो सबको पता होगा, नेट नेट माइग्रेशन बोल रहे हैं तो नेट होता है डिफरेंस, है ना, डिफरेंस जो यहाँ से गए और जो यहाँ आए उसके बीच का। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन ये वाला है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इमिग्रेंट वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ एमिग्रेंट्स वर्क। इमिग्रेशन होता है हमारे कंट्री में आना, एमिग्रेंट्स होता है कंट्री से बाहर जाना, सिर्फ वर्कर्स की बात कर रहा है, लेकिन इसमें ना सिटीजन्स आते हैं, है ना, सभी सिटीजन्स आते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ सिर्फ वर्कर्स की बात की गई है ना, बल्कि माइग्रेशन में ना सिटीजन और नॉन सिटीजन सभी आ जाते हैं नेट माइग्रेशन में। चलिए, ओवरऑल लेवल ऑफ पॉपुलेशन बचा एक हमारे पास, ओवरऑल लेवल ऑफ पॉपुलेशन चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम टोटल माइग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स। कहने का मतलब वही है इसका, डिफरेंस जो इमिग्रेंट और एमिग्रेंट के बीच का है, लेकिन हाँ टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब जितने भी, चाहे वो सिटीजन है चाहे वो नॉन सिटीजन है, उनको इंक्लूड करके। फिर से देख लेते हैं, नेट माइग्रेशन इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पर्संस हु एंटर अ टेरिटरी, जितने भी टेरिटरी में एंटर किए उसको हम बोल रहे हैं इमिग्रेंट्स, जितने भी कंट्री को छोड़ के बाहर गए उसको बोलते हैं एमिग्रेंट्स, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको बोल रहे हैं, है ना, बट इंक्लूडिंग सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, तो इसको हम बोल रहे हैं नेट एमिग्रेशन। तो तीनों ऑप्शन गलत इसलिए हो गए क्योंकि एग्जैक्ट ये सभी इसमें पॉपुलेशन आ गया, चाहे वो सिटीजन है चाहे वो नॉन सिटीजन है, लेकिन ये वाला गलत इसलिए हो गया क्योंकि इसमें सिर्फ वर्कर्स मेंशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50, the hypothesis of cumulative causation is an explanation of the backwardness of developing nation is associated with। हाँ, इस टाइप के इजी क्वेश्चन भी आ जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट आए होंगे और इस बार भी डायरेक्ट आपको मिलेंगे, है ना। किसका कॉन्सेप्ट है, करेक्ट, पुनर्मेडल और क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी, है ना। बाकी नक्शे की थ्योरी, है ना, बिग पुश थ्योरी, रोडान की थ्योरी, ये थ्योरी ना अच्छे से कर लीजिएगा। नक्शे जो है ना, बीसीएस सर्कुलर पावर्टी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। नेक्स्ट अर्थर लोविस अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, बहुत मजेदार थ्योरी है। और फी एंड रेनिस अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मैन पावर, जो सरप्लस लेबर है ना,
फर्स्ट थ्योरी और सेकंड थ्योरी, दोनों थ्योरी सीक्वेंस में है और मजेदार थ्योरी है। चलिए राइट आंसर यहाँ पे गुनर मेडल, और गुनर माइडल को थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं। इसी थ्योरी को हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल ड्यूलिज्म, जिसमें इकोनॉमी को या फिर किसी नेशन को दो ज्योग्राफिकल एरिया में बांट दिया होता है। एक होता है बैकवर्ड एरिया, एक होता है ठीक है डेवलप्ड या फिर इंडस्ट्रियल एरिया। चलिए गुनर माइडल ने कॉन्सेप्ट दिया है, एंड द आइडिया बिहाइंड दैट चेंज इन द फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन विल लीड टू सक्सेसिव चेंज इन अदर इंस्टीट्यूशंस। क्यूमुलेटिव कॉजेशन, एक सेक्टर का ग्रोथ होगा तो साथ साथ दूसरे सेक्टर का भी ग्रोथ होने लगेगा, है ना। हालांकि इसके साथ नट विक्सल्स ने भी ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया, उसके बाद निकोलस कार्लडोर भी जुड़े हुए हैं, है ना। क्यूमुलेटिव कॉजेशन का मतलब यही है, दैट एक्सप्लेन बैकवर्डनेस ऑफ डेवलपिंग नेशन। अब ये आ सकता है कि डेवलप्ड नेशन या डेवलपिंग नेशन, ठीक, तो डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया। चलिए नेक्स्ट, अब ये ना ड्यूलिज्म की बात करता है जियोग्राफिकल, चाहे वो विद इन कंट्री हो चाहे वो बिटवीन द कंट्रीज हो, है ना। तो जियोग्राफिकल भी दो हैं, एक तो डेवलप्ड है एक अंडर डेवलप्ड है। तो ये रीजनल इंबैलेंस को शो करता है मॉडल डील विद रीजनल इंबैलेंस, ये यूजीसी नेट में ऑलरेडी आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। हाँ जी, सस्टेनेबिलिटी का जो क्वेश्चन है ये आपका ना स्पेशल, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG है ना, 2030 तक का जो टारगेट रखा गया है, ये इसमें से क्वेश्चन बन रहा है। इससे पहले के सेशन में भी बना था, इसमें भी बना है ना, जो नेक्स्ट अभी होने वाला है उसमें भी ना आ जाए तो अच्छे से कर लेना। हालांकि ये 17 गोल्स जो है ना, किसी ने सोचा नहीं था कि 17 गोल्स में से कुछ पूछ लेगा, लेकिन भैया यूजीसी है, पूछ लेता है ना। पॉवर्टी एंड हंगर्स बिल्कुल ऐड है। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन और हेल्थ केयर वो भी इंक्लूड है। अचीव जेंडर इक्वालिटी है ना, जेंडर इक्वालिटी भी इसमें है। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई है ना, और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो सस्टेनेबल भी हो, तो ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आ गया या ग्रोथ आ गया। अचीव बोथ इंटर एंड इंट्रा जनरेशन इक्विटी, है ना, आज की जनरेशन भी अपनी नीड फुलफिल कर पाए और फ्यूचर की भी कर पाए, ऐसे यूज करना है रिसोर्सेज। तो ये सभी जो है ना, ABCD E, ये सभी करेक्ट है ना। चलिए तो फिर भी यहां से देख लीजिए कौन कौन से ये गोल्स हैं। हालांकि बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जो इनके बारे में नहीं जानते होंगे। एक बार ओवरऑल रीडिंग ले लीजिए, इसमें कौन कौन है और कौन कौन से गोल्स नहीं है, है ना। तो ये तो अप्रोच में है, ये तो हो जाएगा। ज्यादा आपको माइंड में प्रेशर नहीं देना, ऊपर ऊपर से कर लीजिए। जब ऑप्शन है ना सामने फिर तो बहुत थोड़ा इजी भी रहता है। 2015 में ये सेटअप हुआ था, लेकिन हाँ शुरू कब से हुआ, 2016 से, है ना। लेकिन एक प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल बेस्ड, लिविंग नो वन बिहाइंड, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए, ठीक। तो ये 17 गोल्स हैं। और पिछले वाले एग्जाम में तो ये भी पूछा गया था कि स्पेशल जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें कौन सा ये जो अलग अलग फैक्टर है ना, इसमें कौन सा स्टेट इंडिया का हाईएस्ट है ना, गुजरात केरला वगैरह, ये भी क्वेश्चन इस टाइप का भी आया था। चलिए आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आपका इकोनोमेट्रिक्स से, इकोनोमेट्रिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ये हम करेंगे लास्ट वाले में, है ना, उसको भी डिटेल में करेंगे। इकोनोमेट्रिक्स का एक क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार आ जाता है, चाहे वो ऑटो कोरिलेशन हो चाहे वो हाइड्रोस्टैटिसिटी हो, है ना, यहाँ से डायरेक्ट पूछ लेता है, या टेस्ट हो। ये अब ये क्वेश्चन में देखो, टेस्ट ऑफ ओवरऑल सिग्निफिकेंस, कितनी बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है ना। मान लीजिए आपको ना यहाँ टेस्ट से कैसे अप्लाइड होते हैं, स्टैटिकल टेस्ट है ना, सॉफ्टवेयर से यूज होते हैं, वो आपको कुछ नहीं लेना देना। आपको लेना देना ये है कि भैया यूजीसी नेट में किस पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है ना। तो ये देख लीजिए भैया, ये लार्ज स्केल है या फिर इसमें सैंपल साइज स्मॉल है बिग है, बस वो अच्छे से देख लीजिएगा, यही आता है। ओवरऑल सिग्निफिकेंस है तो एफ टेस्ट, है ना। नेक्स्ट आपका टेस्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये पहले ही आ चुका है क्वेश्चन। इसको हम लोग रैंडम सैम्पलिंग मेथड भी जो बोलते हैं ना, ऐसे मैच द फॉलोइंग, उसमें भी आपने देखा होगा इसको, काई-स्क्वायर टेस्ट को, है ना। ये वाला ये हो गया। टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, क्वेश्चन नया नहीं है, क्वेश्चन पुराना ही है, पिछले आप 2018-19 का क्वेश्चन पेपर देखना, वहां से ये क्वेश्चन डायरेक्ट बना हुआ है, ठीक है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट टी टेस्ट, उसका नॉर्मेटिव टेस्ट, ठीक है, जर्क बेरर टेस्ट, नॉर्मेटिव टेस्ट। अब इसके बाद ना स्टेशनरी टेस्ट है, और वो बहुत बार पूछा गया है वो भी, है ना। और मैच द फॉलोइंग में एक इस टाइप का क्वेश्चन गिफ्टेड क्वेश्चन रहता है, जो फ्री आपको गिफ्ट मिल जाता है।
है ना। हालांकि ऑप्शन देख लीजिए, पहले का हो गया 3, है ना, और दूसरे का हो गया फर्स्ट, तीसरे का हो गया फोर्थ, एंड देन सेकंड, है ना। सो 3 1 4 सेकंड। चलिए ये वाला करेक्ट हो गया। चलिए थोड़ा सा ये ना डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, ये तीनों टेस्ट आपके थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो पहले के वीडियो सेशन थे हमारे यूट्यूब पे, उसमें आपने देखा होगा, और जितने ऑनलाइन बैच में होंगे उन्होंने डीपली स्टडी इसकी की होगी, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए कौन सा टेस्ट क्या है, किसने कौन सा टेस्ट दिया है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया, टेस्टिंग ऑफ ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन, ठीक है, एफ टेस्ट, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर में काफी बार पूछा गया है। चलिए, और ये भी पूछ सकता है, टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ एडजस्टेड कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटरमिनेंट्स, है ना, ये भी एफ टेस्ट। और 0 टू इन्फिनाइट, ये इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट तक वेरी करती है वैल्यू। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है क्लासिकल से रिलेटेड, विद रेफरेंस ऑफ द व्यू ऑफ क्लासिकल ऑन पब्लिक डेब्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब एक अजम्पशन पहले ही सोचो, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, चाहे वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में स्मिथ थे, रिकार्डो थे, है ना, ये सब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या सोचते थे, देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जब भी इंटरवेंशन होगा तो प्राइवेट सेक्टर हर्ट होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी हर्ट होगी, क्योंकि ये जो इकोनॉमी है ना, इनकी इकोनॉमी थी कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी इकोनॉमी थी, और वो हिट होती है गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से। अब जो जो पॉइंट नेगेटिव इंपैक्ट करेंगी पब्लिक डेप्ट का, वो इनकी अजम्पशन होगी, है ना। पब्लिक डेप्ट से क्या होता है, पब्लिक डेप्ट से इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ती अकॉर्डिंग टू देम। आइए देखते हैं, तो पब्लिक डेप्ट इनके लिए बिल्कुल नेगेटिव सेंस में है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ही नेगेटिव सेंस है इनके लिए। नेक्स्ट, फ्यूचर फाइनेंसिंग गेट्स मोर ट्रबल सम ड्यू टू पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेप्ट जितना ज्यादा आएगा, फ्यूचर जनरेशन को वापस करना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल करेक्ट है। तो ए जिसमें भी है उसको रहने दीजिए, है ना, ए इसमें है, इसमें है, तो यहां से आपका, हाँ ए इसमें भी, या ये वाला नहीं हो सकता, है ना। आगे देखिए, पब्लिक डेप्ट लीड टू रिडक्शन इन द रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्टिव प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट। तो ये जब भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा, आपने ना एक इफेक्ट देखा होगा, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। जब भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज्यादा होता है, तो जो क्राउड है ना, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है या फिर प्राइवेट इन्वेस्टर्स है, वो मार्केट से आउट होने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्राउड आउट इफेक्ट, है ना। तो ये भी करेक्ट है, जैसे ही गवर्नमेंट आएगा तो रिसोर्सेज प्राइवेट को कम मिलेंगे, प्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है वो कम होने लगेगी। तो बी भी करेक्ट है ना, तो बी भी करेक्ट है, ये हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता, और ये भी हो सकता है। चलिए आगे देखिए, इंक्रीजिंग पब्लिक डेप्ट लीड्स टू करेंसी डेप्रिसिएशन। जैसे ही डेप्ट बढ़ेगा, जितना करेंसी का डेप्रिशिएट होगा, मूल्य कम होगा, उसका वैल्यू कम होगी, बिल्कुल ठीक है। जो भी कंट्री ज्यादा डेप्ट है ना, उनकी वैल्यू कम होती जाएगी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, एंड डिफ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। अब जैसे ही वैल्यू करेंसी की कम होगी, तो इन्फ्लेशन आएगा या डिफ्लेशन आएगा, है ना। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन जैसे है, तो डेप्रिसिएशन से तो क्या आना चाहिए, है ना, जैसे ही डेप्रिसिएशन है तो एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, एंड एग्रीगेट डिमांड, वंस एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, देन प्राइस विल इंक्रीज, है ना। तो इन्फ्लेशन आ रहा है, तो ये भी डिफ्लेशनरी सिचुएशन नहीं आएगा, इन्फ्लेशनरी आएगा, है ना। तो ये सिचुएशन भी गलत है, तो सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, डेप्ट फाइनेंसिंग रिक्वायर्स फंड फॉर इंटरेस्ट पेमेंट एंड अमोर्टाइजेशन। जो डेप्ट, जितना ज्यादा डेप्ट होगा, इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ेगा, और इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, को बोलते हैं कि जितना भी हमारा ऋण है या फिर जितना भी डेप्ट है उसको वापस करना, है ना, ऋण मुक्त होना। तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना है, और आपका जो इंटरेस्ट है वो भी देना है, तो डबल बर्डन आ गया ना ये, है ना। फॉर एक्सचेकर, एक्सचेकर होता है जो हमारा फंड पूरा है उसमें, है ना, डबल बर्डन आ गया, हमें प्रिंसिपल अमाउंट भी देना है, और हमें जो प्रिंसिपल और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी देना है ना, इंटरेस्ट पेमेंट। चलिए ये भी करेक्ट है। पब्लिक डेप्ट लीड टू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ना, क्योंकि नेगेटिव सेंस में है पब्लिक डेप्ट क्लासिकल के अकॉर्डिंग, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज नहीं बढ़ाता। तो ए बी डी, है ना, ए बी डी ये बिल्कुल करेक्ट है। और एक बार आप यहां भी देख लीजिएगा कि क्लासिकल के अकॉर्डिंग क्या है। कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे डेविड ह्यूम का स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है, सिर्फ स्क्रीनशॉट लीजिए, बस एक दो बार रीड करिए, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन जो है हमारा, अगेन भैया बहुत अच्छी अच्छी थ्योरीज हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो लुइस का मॉडल यहाँ भी आ गया, कहाँ से देगा? लुइस का मॉडल देगा? लुइस नहीं आएगा, री एंड फेनिस, अब उसका जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, ये फेनिस और री फेनिस का मॉडल उसको देगा, है ना। नेक्स्ट अगर वो नहीं आएगा तो जो ये मॉडल है आपका लेवेंस्टाइन का मॉडल वो देगा। बैलेंस अनबैलेंस ग्रोथ देगा, है ना। अगर वहां से भी नहीं आएगा तो नेल्सन का लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप पूछेगा। भैया कहाँ से पूछना, यही सब पूछेगा, हेरोडामर मॉडल पूछेगा। तो इन क्वेश्चन को या इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, अभी जो ये आ गया ना, इसमें एचडी मॉडल में एक ही क्वेश्चन दिखा, है ना, वो भी मैथमेटिकल। तो नेक्स्ट में आप देखोगे एचडी का भी थ्योरेटिकल आ सकता है, तो वो भी कर लीजिएगा हेरोडामर का मॉडल अच्छे से। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड होल्ड गुड फॉर लुइस मॉडल? लुइस मॉडल की कौन कौन सी एजम्पशन करेक्ट है? अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, बिल्कुल ठीक है ना। सप्लाई अनलिमिटेड है लेबर की एग्रीकल्चर इकोनॉमी में, बिल्कुल ठीक। ए करेक्ट है ना। ए इसमें नहीं है, ए तो इसको हटा दो। नेक्स्ट, marginal productivity of labor in subsistence sector is equal to or less than subsistence wage। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, और लुइस कहता है जो सबसिस्टेंस सेक्टर है ना, जो एग्रीकल्चर है, वहां मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो होती है। मतलब जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो सबसिस्टेंस सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर, उसमें एमपीएल जीरो होता है ना। लेकिन यहाँ दिखा रहा है कि लेस देन और इक्वल टू सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस होता है कि जो मिनिमम लेवल ऑफ एम्प्लॉयड जो हमें जीवन यापन करने के लिए चाहिए। नेक्स्ट, इसको छोड़ देते हैं बी को अभी। नेक्स्ट, ड्यूअल इकोनॉमी विद मॉडर्न सेक्टर एंड सबसिस्टेंस सेक्टर। ड्यूअल इकोनॉमी है ना, एक तो मॉडर्न सेक्टर है और एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये भी करेक्ट है ना। ए भी करेक्ट, ए बी सी भी, ये दोनों करेक्ट है। बी को थोड़ा क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ये भी इसमें इसके अकॉर्डिंग तो गलत जा रहा है बी। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल सेक्टर सब्जेक्ट टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स। एग्रीकल्चर में इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेंगे बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, डिक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो ये करेक्ट नहीं है ना। ये तो सुपर श्योर है, करेक्ट नहीं है, इंक्रीजिंग रिटर्न नहीं मिलते एग्रीकल्चर में। मॉडल दैट एक्सप्लेन्स द क्रूशियल रोल ऑफ कैपिटलिस्ट सरप्लस इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। जो आपका कैपिटलिस्ट सरप्लस है ना, यही ठीक है क्रूशियल रोल प्ले करेगा डेवलपमेंट में, बिल्कुल ठीक है। लुइस कहता भी यही है, जो कैपिटलिस्ट कैपिटल सरप्लस है, मतलब कैपिटल सरप्लस क्या है, जितना ही ठीक है, ये जो अनलिमिटेड सप्लाई है ना लेबर का, जितना यूज करेगी इंडस्ट्री, ठीक है, उतना ही ऑब्जॉर्ब होता जाएगा लेबर। लेबर जो एग्रीकल्चर में आइडल पड़ा हुआ है ना एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाएगा तो कुछ ना कुछ काम करेगा, है ना। तो जितना ये सरप्लस लेबर इंडस्ट्री में जाएगा तो इकोनॉमी का एक्सपेंशन होगा ना। तो ये भी बिल्कुल ठीक है ना। एक्सप्लेन क्रूशियल रोल ऑफ कैपिटलिस्ट सरप्लस। कैपिटलिस्ट का जो सरप्लस बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? इस अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर की वजह से, है ना। लेबर को यूज कर रहा है वो इंडस्ट्री में, तो ये भी करेक्ट है ई। तो डी हमारा प्योरली गलत है ना। डी, तो जिसमें भी डी है उसको तो पहले हटा दीजिए, डी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हमारे पास बचा एक ही ऑप्शन, वो है ए, है ना। अब क्वेश्चन का डाउट इसमें है, और लुइस के अकॉर्डिंग जो एमपीएल है सबसिस्टेंस फैक्टर वो रहता है जीरो, है ना। फिर भी हमारा आंसर निकल आएगा, लेकिन हाँ जो इसका आंसर है वो है हमारा एमपीएल जीरो, है ना। लेकिन यहाँ करेक्ट आंसर ए बी सी ई, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा डाउट है ना, क्योंकि यहाँ पे डी तो सभी में ऑप्शन एक ही बचता है हमारे पास जो करेक्ट है। चलिए एक बार फिर से इसको डिटेल में कर लेते हैं, जो इसकी थ्योरी है लुइस की। यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस मैन पावर थ्योरी 1950 में आई थी, है ना। बुक का नाम देख लीजिए, टू सेक्टर है। एक स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन किसका? प्राइमरी सबसिस्टेंस इकोनॉमी, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि किसका ट्रांसफॉर्मेशन, प्राइमरी सबसिस्टेंस का या फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलिस्ट का, ठीक है। तो प्राइमरी जो सबसिस्टेंस है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो सप्लाई ऑफ लेबर परफेक्टली इलास्टिक रहता है ना। सरप्लस लेबर रूरल सेक्टर में काफी चीप लेबर रहता है, और इसीलिए जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है उनकी वो जीरो रहती है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूजीसी में ही पूछा गया है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी होती है ना, ठीक है, सरप्लस लेबर की, जो रूरल सेक्टर में सरप्लस लेबर ना उसकी। कैपिटलिस्ट फॉर्मेशन, कैपिटल का जो फॉर्मेशन है वो किससे हो रहा है? मोर यूटिलाइजेशन ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई। जितना लेबर यूज करेगा ना वो अपनी इंडस्ट्री में, उतना ज्यादा उसको सरप्लस हो रहा है ना। रियल वेजेस जो है कांस्टेंट है, सबसिस्टेंस
सेक्टर में। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 55। अब यहां से क्वेश्चन पूछा गया है 15th फाइनेंस कमीशन के हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन जो है ना, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो कहां से पूछेगा? फाइनेंस कमीशन, फिजिकल फेडरलिज्म, यहां से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब नेक्स्ट एग्जाम में भी सुपर श्योर है बनेगा ही बनेगा। आर्टिकल्स पूछ लेता है कई बार, है ना, और कई बार अब ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग पे है। जब तक ये क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं हो जाता तब तक यूजीसी इसको पूछना नहीं छोड़ेगा, है ना। क्वेश्चन पूछा गया है ये डिफरेंट वेटेज कितना है। आपने हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन देखा होगा, सबसे ज्यादा वेटेज दिया हुआ है 45%। किसको? ठीक है, आपका इनकम, सबसे ज्यादा इनकम डिस्टेंस। एरिया में आपने देखा होगा, एरिया भी उसके अकॉर्डिंगली 15% और पॉपुलेशन में भी 15% है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, है ना, ये है 10%। टैक्सेस सबसे कम है 2.5%। और डेमोग्राफी, है ना, 12.5%। तो इसके अकॉर्डिंग आप जब सेट करोगे क्रोनोलॉजी, पहले ये देख लो इसमें पूछा नहीं है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। दोनों को करके देख लेते हैं। अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है, सबसे ज्यादा बनेगा इसका सी का, है ना। तो सी तो किसी में है नहीं, तो जाहिर सी बात है ये असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, बढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा है। सबसे कम है टैक्स, तो डी सबसे कम है ना। फिर है हमारा बी, फिर है हमारा, ठीक है, ई, और फिर ए, और लास्ट में हमारा है सी, है ना। लास्ट में सी। इन दोनों में से आंसर निकलना चाहिए। अगर आपको सिर्फ ये पता है कि इनकम डिस्टेंस और एक दो डाटा और पता है तो आंसर निकल आएगा खुद ब खुद। ए बी ई, दैट इज डी बी ई, डी बी ई ए सी, है ना, ये वाला करेक्ट है। अभी यहां से जो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके काम आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। अब क्वेश्चन नंबर 56 जो है, इंफीरियर गुड्स, गिवन गुड्स, नॉर्मल गुड्स, यहां से ना क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी भी आया है, पीछे भी आए थे क्वेश्चंस, और नेक्स्ट में भी आने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द इनकम इफेक्ट ऑफ अ गुड इज अपोजिट डायरेक्शंस एज अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब क्या हो गया? इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये हो गया अपोजिट, बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट्स देन गुड इज। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? ज्यादा है। अब जब इस टाइप की कहानी आ रही है ना, या तो आप डायग्राम बना लो, है ना, हिग्स का जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है उसका डायग्राम बना लो। डायग्राम में आपको एक पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। अगर आप हाइपोथेटिकल एग्जांपल लो तब भी आपकी स्टोरी बन जाएगी, है ना। तो पहले सबसे पहले ये देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पूछ रहा है, डोमिनेट्स। सब्स्टिट्यूशन पहले देखिए, दो गुड्स है, नॉर्मल गुड्स का तो केस हो नहीं सकता ये, है ना, या तो इंफीरियर हो सकता है या तो फिर गिवन हो सकता है। इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जो बिल्कुल लो क्वालिटी गुड्स होते हैं। लो क्वालिटी होने की वजह से इनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहते हैं, है ना, इनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहते हैं। बल्कि जो गिफन गुड्स हैं, गिफन गुड्स वही इंफीरियर गुड्स हैं लेकिन हाई क्वालिटी इंफीरियर गुड्स हैं। और इनके जो सब्स्टिट्यूशन है वो लेस सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूट्स कम अवेलेबल होते हैं। अब कहने का मतलब ये है जो इंफीरियर गुड्स है उसका सब्स्टिट्यूशन तो पॉसिबल है, लेकिन इनकम इफेक्ट देखो। आप इनकम कहने का मतलब है जो हम इनकम स्पेंड कर रहे हैं तो अपनी प्रोपोर्शन का कम इनकम, ठीक है, इंफीरियर गुड्स, क्योंकि वो सस्ते पदार्थ हैं, लो क्वालिटी गुड्स हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनेटली हम लोग कम पैसा खर्च कर रहे हैं। तो इसमें देखा जाता है इनकम इफेक्ट हमेशा कम होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट इंफीरियर गुड्स में ज्यादा होती है। तो इस गुड्स में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा और इनकम इफेक्ट कम होता है ना। तो यहां से पहले ही पता लग गया आपको कि जब भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट रहेगा तो वो कौन सा गुड्स होगा? ठीक है, इंफीरियर गुड्स। ठीक, बट यहां लिखा हुआ है इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब इसका क्या मतलब है ना, इसका मतलब ये है, अब सबसे पहले इनकम इफेक्ट देखो। जैसे ही प्राइस चेंज होता है, आपने देखा होगा, जैसे ही प्राइस चेंज, सपोज प्राइस डिक्रीज होता है, प्राइस डिक्रीज होने से जो रियल इनकम है रियल इनकम बढ़ जाता है, रियल इनकम बढ़ जाता है। अब आपने देखा होगा जैसे ही इनकम बढ़ेगा, जब भी इनकम बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड्स को हम कम खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे? तो इंफीरियर गुड्स को हम लोग, ठीक है, कम खरीदेंगे, है ना। इनकम बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड्स को हम कम खरीदेंगे, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग्स, अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखो। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये कहता है जैसे ही प्राइस किसी कमोडिटी का चेंज होगा, है ना, दूसरे की डिमांड में चेंज आएगा, है ना। अब ये कहता है कि जिसका प्राइस कम हुआ है उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो जिसका भी प्राइस कम होगा, तो जिसका भी प्राइस कम होगा उसका डिमांड बढ़ेगा। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, ठीक है, एक डिमांड कम कर रहा है और एक डिमांड बढ़ा रहा है। तो दोनों ही अगर अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं
एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट है इनकम इफेक्ट से, तो वो क्या है हमारा इंफीरियर गुड्स। कुछ नहीं देखना, बस ये देख लीजिए, अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा है तो मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट है ना, मतलब इंफीरियर गुड्स है। और अगर इनकम इफेक्ट ज्यादा है तो मतलब वो आपका गिफन गुड्स है, क्योंकि गिफन गुड्स थोड़े से हाई क्वालिटी है और थोड़ा सा उनका प्राइस ज्यादा है ना। और प्राइस इफेक्ट क्या रहता है ये भी देख लीजिए। प्राइस इफेक्ट होता है जब चेंज एक प्राइस में चेंज आता है तो उसके डिमांड में क्या चेंज आता है, उसको बोलते हैं प्राइस इफेक्ट, है ना। गिफन गुड्स में देखिए, गिफन गुड्स में प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव रहता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे ही डिमांड भी बढ़ेगी, है ना, एंड वाइस वर्सा। लेकिन इनकम इफेक्ट देखो क्या होता है, जैसे इनकम बढ़ेगा लोग गिफन गुड्स को खरीदना कम पसंद करते हैं, तो इनकम इफेक्ट तो नेगेटिव ही रहा और जो आपका प्राइस इफेक्ट है वो पॉजिटिव रहा। लेकिन एक बात जो यूजीसी मानता है ना, और जो इंडियन ऑथर की बुक्स मानती है वो ये करेक्ट मानती है, गिफन गुड्स में इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है ना, और प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। लेकिन जो यूपी बोर्ड है वो मानता है कि इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है इसमें, गिफन गुड्स में, है ना। तो इनकम इफेक्ट हम लोग अभी यही मान के चलो, इनकम इफेक्ट आपका दोनों में ही, इंफीरियर गुड्स में भी और गिफन गुड्स में भी नेगेटिव होता है ना। चलिए, और इसको आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से भी सॉल्व आउट कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आएगा क्वेश्चन जरूर। ठीक, तो यहां से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंफीरियर गुड्स इनकम इफेक्ट इज लेस देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एंड क्योंकि इनके इजिली अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स हैं, है ना। और जो रीजन आपको दिया था ना वो यही है, द इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्क अपोजिट डायरेक्शन, है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। व्हेन एन इंफीरियर गुड्स प्राइस डिक्रीज, है ना, इंफीरियर गुड्स का प्राइस जब भी कम होता है, द इनकम इफेक्ट रिड्यूस द क्वांटिटी कंज्यूम्ड। इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट से क्या होता है, क्वांटिटी कम परचेज करना शुरू कर देते हैं हम, while as the substitution effect increase the amount consumed। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस कम होता है तो हम डिमांड ज्यादा करनी शुरू कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, है ना। तो ये इंफीरियर गुड्स है। अब दूसरा लॉजिक देखिए क्या है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यूजुअली लार्जर एंड देन द इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लार्जर इसलिए रहता है इंफीरियर गुड्स में क्योंकि द स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रॉस इनकम अलोकेटेड फॉर कंज्यूमर्स, जो स्मॉल प्रोपोर्शन है ना इंफीरियर गुड्स को परचेज करने के लिए वो हम लोग यूज करते हैं, तो इनकम इफेक्ट कम हो गया। एंड जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लार्ज है क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, नॉर्मल गुड्स में भी देख लीजिए, नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्क इन अ सेम डायरेक्शन, दोनों ही सेम डायरेक्शन में, ठीक है, ये इंप्रूव या फिर आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, जैसे इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ने के साथ साथ डिमांड बढ़ेगा, है ना, नॉर्मल गुड्स की। और जिस कमोडिटी का प्राइस कम होगा लोग उस कमोडिटी को ज्यादा खरीदेंगे, तो डिमांड बढ़ेगा इधर भी इधर भी, तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मतलब इनकम इफेक्ट विल एक्ट द सेम डायरेक्शन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब ये है कि बोथ विल वर्क टुवर्ड इंक्रीजिंग द क्वांटिटी डिमांड फॉर गुड्स हुज प्राइस हैज फॉलन, है ना। तो प्राइस फॉल होने से रियल इनकम बढ़ेगा, रियल इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा। चलिए, तो गिफन गुड्स के केसेस में भी देख लीजिए, गिफन गुड्स इज, है ना, हाई क्वालिटी ऑफ इंफीरियर गुड्स हैं। अब इसमें भी ठीक, तो ये भी देख लीजिए, कमोडिटी मस्ट बी इंफीरियर, इंफीरियर होनी चाहिए कमोडिटी, लेकिन नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इफेक्ट नेगेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन मस्ट बी स्मॉल, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कम और इनकम इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए कह रहे हैं। इनकम स्पेंड अपॉन इंफीरियर गुड्स मस्ट बी लार्ज। दोबारा समझो, अगर इनकम जो खर्च किया है इस पे वो थोड़ा सा प्रोपोर्शनेटली लार्ज होना चाहिए, क्योंकि इसका प्राइस ना ज्यादा होता है गिफन गुड्स का, तो इसलिए इनकम इफेक्ट ज्यादा, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल कम होते हैं इसके, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कम। चलिए, अ गिफन गुड्स टाइपिकली हाई क्वालिटी इंफीरियर गुड्स, है ना, दैट डज नॉट हैव एनी अवेलेबल इजिली अवेलेबल सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कम। बस कहीं डायग्रामेटिक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, थ्योरेटिकली बात आपकी सारी बन जाएगी। गिफन गुड्स इनकम इफेक्ट इज मोर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये याद रखना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स आर, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है, मुझे लगता है हार्डली किसी का ये गलत हुआ होगा, सबका सही हुआ होगा। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई की पॉलिसी, है ना।
चेंज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये फिजिकल पॉलिसी है, तो ये तो नहीं है। चेंज इन टैक्सेशन, ये भी फिजिकल पॉलिसी है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये भी, और इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, ये भी। तो ये तीनों ही हमारी मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, CDE। CDE। चलिए यहां से देख लीजिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट मॉनेटरी पॉलिसी की। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा इसमें से क्वांटिटेटिव है और कौन सा क्वालिटेटिव है, दोनों को ही करने हैं आपको। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है पेरेटो ऑप्टिमिलिटी का। ये क्वेश्चन भी ना पहले से इसका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है ना, बार बार आ जाता है क्वेश्चन। देखो आपको या तो एक्सचेंज में है ना इक्विलिब्रियम बता देगा, या प्रोडक्शन में, या फिर प्रोडक्ट मिक्स में, है ना, लेकिन यहाँ तीनों में ही पूछे गए हैं। बता, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ पेरेटो ऑप्टिमिलिटी, है ना, कौन सी मार्जिनल कंडीशन नहीं है। नंबर 1 है एक्सचेंज, है ना, जो आपका इक्विलिब्रियम एक्सचेंज में बनता है। वहां देखो MRS/XY, है ना, MRS/XY ऑफ ए, MRS/XY ऑफ बी, है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, जब हम एक्सचेंज करते हैं आपस में, सब्स्टिट्यूट करते हैं एक दूसरे में। और इट शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई, बिल्कुल करेक्ट है। आगे डायग्रामेटिक भी देख लो, है ना, तो जो आपका एफिशिएंसी इन एक्सचेंज है, तो इसमें गुड्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं, जहां आपका ये वाला ये डिफरेंस कर्व है ना, ये डिफरेंस कर्व ऑफ ए, डिफरेंस कर्व ऑफ बी, यहाँ पॉइंट मैच कर रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट, है ना, चाहे ये वाला कहीं भी आप क्रॉस करो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ए का, है ना, एक्स फॉर वाई कमोडिटी, एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बी फॉर एक्स फॉर वाई कमोडिटी शुड बी इक्वल टू प्राइस रेशियो, है ना, जो उनका जो प्राइस रेशियो है दो, उसके बराबर होना चाहिए। तो ये वाला कंडीशन ना, ठीक है, एफिशिएंसी इन एक्सचेंज है। नेक्स्ट आपका है एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट। एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट में ना दो प्रोडक्ट, अगेन आपने देखा होगा आइसो क्वांट, आइसो कॉस्ट, ठीक है, यही है। अब यहाँ पे MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉर लेबर, ठीक है, लेबर फॉर कैपिटल ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल ऑफ वाई, है ना, इट शुड बी इक्वल टू, जहां यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स है, यहाँ है प्राइस ऑफ लेबर एंड प्राइस ऑफ कैपिटल, है ना, बात सेम है, बस ये भी कंडीशन, ठीक है, प्रोडक्ट में है। हालांकि इसको भी एक डायग्राम से देख लेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा, ठीक। MRTS, मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ये वाला डायग्राम देख लीजिए, है ना, यहाँ पे जो आइसो क्वांट है ये MRTS शो कर रही है ना, और इसी पॉइंट पे ये प्राइस ऑफ, जो हम कर रहे थे ना, प्राइस ऑफ लेबर, प्राइस ऑफ कैपिटल, वो यही है, दैट इज आइसो कॉस्ट लाइन, है ना, आइसो कॉस्ट लाइन यहाँ पे टच कर रही है, और वही बन रहा है हमारा इक्विलिब्रियम, ठीक। नेक्स्ट है आपका जहां पे प्रोडक्ट मिक्स होता है, एक्सचेंज का भी और प्रोडक्ट का भी, है ना, इसमें देखो MRS/XY ए और बी का, ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू MRPT। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, जो ये है ना, ये क्या है, पीपीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, इसी को हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। और ये दो कमोडिटी है, एक वाई कमोडिटी है और एक एक्स कमोडिटी है यहाँ पे। सो इट शुड बी इक्वल टू MRS। MRS क्या होता है, ये वाला इंडिफरेंस कर्व, है ना, इंडिफरेंस कर्व के ये बराबर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो ये वही कह रहा है MRS/XY ए कंज्यूमर का और बी कंज्यूमर का। हालांकि ए बी कंज्यूमर कैसे निकलेगा, जब हम इसको एजवर्थ बॉक्स बनाएंगे ना, तो ये इस साइड से एजवर्थ बॉक्स, है ना, तो दोनों कंज्यूमर का शो कर देगा, है ना। चलिए, तो ये दोनों कंज्यूमर का ए और बी का MRS/XY, है ना, इट शुड बी इक्वल टू MRPT FXY, इन दोनों के बराबर होना चाहिए, जो ये वाला पॉइंट बता रहा है, ठीक। तो ये भी कंडीशन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो ये है मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, ठीक है, हालांकि जो ये कैपिटल दिया हुआ है ना, ये कैपिटल, यहाँ कैपिटल यूज नहीं होता है, यहाँ ये होता है गुड्स एक्स और गुड्स वाई, क्योंकि पीपीसी क्या बताता है हमें, दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, विद गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर गिवन लेवल ऑफ जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनसे हम यूज करके, है ना। तो इसमें गुड्स वाई और गुड्स एक्स लेते हैं, बल्कि लेबर और कैपिटल का यूज यहाँ पे नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन, है ना, सुटेबल नहीं है। तीनों हमें पहले ही मिल गए, है ना, जो एक्सचेंज, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स, तीनों ही हमें पहले ही मिल गए, तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये अप्रोप्रिएट
नहीं है, इसको छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर लेबर और इधर भी, ठीक है, इधर लेबर और इधर कैपिटल, तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि जब आप पीपीसी करोगे तो दोनों एक्सेस पे एक साइड आपको गुड्स वाई मिलेगा और एक साइड पे आपको गुड्स एक्स मिलेगा, है ना, जो यहाँ पे आपको टोटली दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक, ये वाला। तो पीपीसी जब हम शो कर रहे हैं, एक साइड पे गुड एक्स है, एक साइड पे गुड्स वाई है ना, मार्जिनल रेट ऑफ, जो आपका मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ना, लेबर और कैपिटल का नहीं होगा। चलिए, तो ये कंडीशन में देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ भैया, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है, ठीक है, कोई एक कंडीशन पूछ लेता है। चलिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है ना, यूडीसी जिसको बोलते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये इजी लेवल का क्वेश्चन था, है ना, ओपन एंडेड। अ लो लेवल टेक्नोलॉजी एंड पुअर ह्यूमन कैपिटल। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी लो रहेगी, ह्यूमन कैपिटल बिल्कुल लो रहेगा, पुअर ह्यूमन कैपिटल रहेगा, करेक्ट है ना, लो स्किल्ड रहेगा, है ना, नॉलेज कम रहेगी। हायर लेवल ऑफ जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम ना, पर कैपिटा इनकम जीडीपी कम रहेगा। हाई प्रोपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। जैसे इंडिया में था ना इंडिपेंडेंस के टाइम में, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो, हमारा 72% जो पॉपुलेशन था इंडिपेंडेंस के टाइम में, वो किस में था, वो एग्रीकल्चर बेस्ड था, है ना, तो वही कंडीशन है। हाई प्रोपोर्शन ऑफ डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन फूड, ज्यादा पैसा जो एक्सपेंडिचर किस पे खर्च होगा, फूड पे, है ना, तो ये भी करेक्ट है। हायर इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी वहां पे ज्यादा रहेगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो ए सी डी ई, है ना, ए सी डी ई, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द वेरियस क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक, सॉरी, फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, है ना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा क्वालिटेटिव मेजर। हालांकि ये जितना भी है ना, मार्जिन रिक्वायरमेंट ये सब क्वालिटेटिव ही है, लेकिन इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के टाइम में क्या है, मनी सप्लाई बढ़ रहा है, अब मनी सप्लाई को कम करना है ना, तो क्या करेगा, ये क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन ओपन एंडेड पूछ लिया है, बिल्कुल लॉजिकल पूछ लिया है ना। सबसे पहले समझो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता क्या है। ये डिफरेंस होता है हमारा लोन एंड, है ना, लोन जितना भी हमने लोन लिया है वो, ठीक है, मतलब लोन अमाउंट एंड सिक्योरिटी पेड। जब भी आप लोन लोगे तो आरबीआई क्या करेगा, आपसे सिक्योरिटी रखवाएगा, मतलब कमर्शियल बैंकों से सिक्योरिटी रखवाएगा। सपोज 80 लाख रुपीस का लोन दिया, है ना, उसके लिए 80 लाख रुपए से ज्यादा सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी अमाउंट की वैल्यू रखनी पड़ेगी। सपोज करो वैल्यू रखनी पड़ती है 1 करोड़ की, है ना, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कितने करोड़ का हो गया, 20 करोड़। मीन्स ये एग्जैक्ट नहीं है, ये वैल्यू है, उतनी अमाउंट तक की आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो इसीलिए क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है ना, उतनी क्वालिटी का आपको गिरवी रखना पड़ेगा, है ना, चाहे वो पेपर्स है प्रॉपर्टी के या फिर कुछ भी है, उतना आपको रखना पड़ेगा। अब ये डिफरेंस बढ़ाएगा या कम करेगा ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, है ना, तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन ये क्या करेगा, अब इसको 120 करोड़ कर देगा। अब आपको लोन लेना है अगर 80 लाख, तो 120 करोड़ आपको रखना पड़ेगा गिरवी, है ना। आपको कहने का मतलब 1,20,00,000 है ना, 1,20,00,000 अब ये रखना पड़ेगा आपको गिरवी। तो कितना का वेरिएशन आ गया, 40 करोड़ का। अब कहने का मतलब ये है, क्योंकि जो लिक्विड एसेट्स है ना, वो ज्यादा गिरवी रखना पड़ रहा है और मार्केट से जो लिक्विड है वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, रेज मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा। और अगर डिफ्लेशन है तो इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगा ना, 10 कर देगा। तो मतलब कि अब आपको 80 लाख रुपीस का अगर लोन लेना है तो सिर्फ 90 लाख रुपीस ही, ठीक है, सिक्योरिटी रखनी है। तो कहने का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन आएगा तो ये बढ़ जाएगा कंट्रोल करने के लिए, अगर डिफ्लेशन होगा तो ये कम हो जाएगा ना, ताकि डिफ्लेशन कंट्रोल हो सके। चलिए, तो ये क्वेश्चंस, ठीक है, 20 क्वेश्चन थे, डिटेल में एक्सप्लेनेशन थे, लेकिन अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है वो करेंगे, है ना, इसमें 61 टू 80 क्वेश्चन हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक जो सेपरेट रहेगा, हालांकि जो इसमें 10 क्वेश्चन थे ना, वो 10 क्वेश्चन तो आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थे, है ना, तो वो भी उसको छोड़ के नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं आपको, इसमें हम करेंगे पार्ट 4। चलिए, बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, बल्कि अपनी जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है जारी रखिए। थैंक यू सो मच।